हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है और ये लॉकडाउन का लगभग 1 मंथ पूरा होने वाला है। इस परिस्थिति में बच्चे किस तरह अध्ययन करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हम लोगों के पास जो विकल्प है वो ऑनलाइन स्टडी ही है और इसी ऑनलाइन स्टडी के बारे में विचार करते हुए हमने अपना प्रथम वीडियो इस ऑनलाइन वीडियो के रूप में मैं आपके सामने दे रहा हूं। सबसे पहले तो ये बता दो, और आप लोग जानते भी हैं कि ये लॉकडाउन कोरोना वायरस के चलते, इसके बढ़ते इन्फेक्शन के चलते, संक्रमण के चलते हो रहा है और ये लॉकडाउन कितने दिनों तक रहेगा इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कब तक लॉकडाउन ओवर होने का इंतजार किया जाए और ये लॉकडाउन कब ओवर होगा, ये कोई निश्चित नहीं है। इस कोरोना वायरस से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय जो अभी है वो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो आप लोग कर रहे हैं अपने घरों में रहकर। इसके अलावा अभी तक और कोई भी ऐसा वैक्सीन्स या मेडिसिन्स पूरे दुनिया में नहीं है जो इस वायरस को रोक सके और इससे मानव जाति का विनाश रुक सके। ऐसी परिस्थिति में पढ़ाई भी होना आवश्यक है। छात्र अपने घर पर है, स्टूडेंट्स अपने घर पर है। अब ऐसी परिस्थिति में पढ़ाई कैसे हो, इसके लिए एकमात्र विकल्प रह जाता है ऑनलाइन स्टडी। और ऑनलाइन स्टडी दो तरह से करी जाती है, और या कहे ऑनलाइन अगर आप मोबाइल पर या इंटरनेट पर, मोबाइल पर या लैपटॉप पर इंटरनेट के थ्रू जो भी स्टडी रिसीव करते हैं, वो दो रूप में, एक तो परमानेंट वीडियो के रूप में, एक ऑनलाइन स्टडी के रूप में। लेकिन मैंने जब ऑनलाइन स्टडी के बारे में या कहिए ऑनलाइन स्टडी को पढ़ाने के बारे में सोचा, तो उसमें बहुत सारी परेशानियां आ रही थी, जैसे इंटरनेट का प्रॉब्लम, इंटरनेट इंटरप्शंस, या बहुत ऐसी परेशानियां आ रही थी जिससे जो मूल उद्देश्य होता है पढ़ाई का, जो मूल ऑब्जेक्टिव्स है कंटेंट्स का, वो कहीं बीच में रह जा रहा है। इसके लिए मैंने परमानेंट वीडियो के रूप में आपके सामने जो स्टडी है, जो पढ़ना है, उसको लाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। अब कुछ आते हैं हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं, सबसे पहले उसके बारे में कुछ मैं रिकॉल कर दूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनिट 1 चल रहा था। यूनिट 1 में रिप्रोडक्शन पढ़ना है और रिप्रोडक्शन में हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में जनन, इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से स्टडी कर चुके थे। और हम लोगों का दूसरा जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, यानी पुष्पीय पौधों में किस तरह से जनन होता है, इसके बारे में भी हम लोग थ्रू आउट स्टडी कर चुके थे। नेक्स्ट जो हम लोगों का चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोगों का ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी मानव जनन। ये जो चैप्टर है, अगर हम लोग सोचे
ह्यूमन के बारे में, क्या कहिए कि आप अपने लाइफ के बारे में बहुत सारी ऐसी नॉलेज है, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको हर व्यक्ति को समझना चाहिए, हर व्यक्ति को जानना चाहिए। आपके लाइफ में, मानव जीवन में, इस चैप्टर में जो बातें सीखने को मिलेंगी वो आपको पूरे लाइफ में एक समझ विकसित करेगा और आपको एक सही दिशा निर्देश प्रदान करेगा। अगर कॉमनली बात करें तो हर व्यक्ति को इस चैप्टर के बारे में स्टडी करना चाहिए, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो या आर्ट्स का स्टूडेंट हो। इन चैप्टर्स में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन यानी इसमें नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होता है और नेक्स्ट जनरेशन हर एक व्यक्ति प्रोड्यूस करता है। इस पृथ्वी पर जो भी एनिमल और ह्यूमंस हैं वो सारे नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके बारे में टोटल जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। खैर, इस यूनिट में जो नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों का यूनिट 1 का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मैं कोशिश कर रहा हूँ बोर्ड पर ही पढ़ाने का, क्योंकि आगे प्रयास करूंगा डिजिटलाइज्ड आपको कुछ कंटेंट दूं, लेकिन चूंकि अभी लॉकडाउन है, जो भी मेरे पास एपरेटस हैं, जो भी मेरे पास गैजेट्स है, उसके अनुसार मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे चलकर और भी हो सकता है बहुत सारा विशेषताओं से पूर्ण वीडियो या कहिए मॉडिफाइड वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन अभी जो भी एपरेटस या कहिए जो भी गैजेट्स मेरे पास उपलब्ध है, उन्हीं का प्रयोग करके मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग का है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो ये एक ऐसा प्रक्रम है, ये एक ऐसा प्रोसेस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करता है, या कहिए कि वो एक नई पीढ़ी को जनरेट करता है। और लास्टली अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हर ऑर्गेनिज्म का, हर जीव का, मानव का, एनिमल्स जो भी है, प्लांट्स है, उसका एक लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है। वो उतनी जीवन अवधि तक जीवित रहेगा और अपने समान नए जीवों को जन्म देगा और फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, या कहिए कि डेथ कर जाता है, उसकी मृत्यु होती है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अलोंग अगर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को, तो कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन टू प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन विच सिमिलर टू देमसेल्व्स। यानी कह सकते हैं कि कह सकते हैं हम लोग कि जनन मानव में होने वाला वह प्रक्रम है जो अपने समान नई पीढ़ी को जन्म देता है। यानी ऐसा प्रोसेस जो अपने समान नई पीढ़ी को जन्म दे। अब हम लोग बात करते हैं आगे, जो हम लोगों को नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में जो नेक्स्ट बात को जाननी है, हम तो ये जाने कि चलो इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन में अगर कहे तो यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मानव अपने समान एक नए जीव को जन्म देता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ठीक है, जैसे हम लोग प्लांट में पढ़े थे कि फ्लावर्स जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल्स भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल्स भी हो सकते हैं। लेकिन
क्या यहाँ ह्यूमन ह्यूमन तो बात आती है उठ के ना कि ह्यूमन क्या है, बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल्स है उसमें अगर मेल और फीमेल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंस है, दोनों का गुण उपस्थित है वन इंडिविजुअल, तो उसको हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल्स अलग अलग है, दैट मीन्स मेल अलग और फीमेल अलग, जैसा कि ज्यादातर एनिमल्स में देखा जाता है, मेल अलग होते हैं और फीमेल्स अलग होते हैं, ज्यादातर एनिमल्स में देखे जाते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल कहलाते हैं यूनिसेक्सुअल। यानी दो तरह सेक्स के आधार पर, लिंग के आधार पर अगर बात करें तो एनिमल्स दो तरह के हो सकते हैं, एक यूनिसेक्सुअल और दूसरा बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में अगर बात करें तो ज्यादातर जितने भी एनिमल्स होते हैं, ज्यादातर एनिमल्स यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। दैट मीन्स अगर बात करें तो उसमें मेल और प्लस अगर कहे मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर बाइसेक्सुअल ज्यादातर एनिमल्स में अगर बात करें, जैसे मैन है, जितने भी मैमल्स है, लगभग जितने भी जो भी मैमल्स है सारे यूनिसेक्सुअल्स ही हैं। बाइसेक्सुअल्स में अगर बात करें, अगर एनिमल में अगर बात करें हम लोग एनिमल में अगर बात करें तो आपका जो अर्थवर्म है वो बाइसेक्सुअल है, यानी उसमें मेल और फीमेल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। ज्यादातर मोस्टली जो फ्लावर्स होते हैं वो सारे बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को बाइसेक्सुअल पर ज्यादा चर्चा नहीं करना है, हम लोगों को बात करनी है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर। तो हम लोग यूनिसेक्सुअलिटी पर बात करेंगे, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म पर बात करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह ह्यूमन रिप्रोडक्शन को एक समरी के रूप में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जो आगे डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं, उस पूरे स्टडी को एक समरी के रूप में या कहिए कि इंट्रो के रूप में उसको समराइज्ड करके किस तरह हम लोग को जानना है, समझना है, उसको हम आपके सामने बताने की कोशिश करते हैं। काइंडली इसको बोर्ड पर आप लोग देखें और समझने की कोशिश करें। बहुत इजी है। अगर ये चैप्टर की बात करें तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसमें सिर्फ ध्यान रखने की ये बात है कि इसमें जो डायग्राम्स आपके सामने आएंगे, उस डायग्राम्स को अगर आपने सही ढंग से समझ लिया, स्टडी कर लिया, तो फिर ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। आप इजिली इस चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस डायग्राम्स पर काफी माइन्यूटली देखना है, समझना है। जहां नहीं समझ में आता है टीचर से कोरिलेट होकर पूछना है। अगर हम लोग बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन में जैसा कि हम लोग बात कर चुके यूनिसेक्सुअल के बारे में, अगर कहें ह्यूमन, तो इसमें दो तरह के इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं। पहला हम लोग कह सकते हैं उसको मेल इंडिविजुअल, और दूसरा कह सकते हैं हम लोग फीमेल इंडिविजुअल। दो इंडिविजुअल प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स, ठीक। अब ये जो मेल इंडिविजुअल्स हैं, ह्यूमन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो मेल इंडिविजुअल हैं, इस मेल इंडिविजुअल के बॉडी में
एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा ऑर्गन होते हैं जिसको हम लोग जानेंगे किस नाम से, तो टेस्टिस। हम लोग टेस्टिस के रूप में इसको जानते हैं और इस टेस्टिस के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी इसी चैप्टर में आगे करेंगे। लेकिन अभी हम लोग चूंकि समरी के रूप में समझ रहे हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों को पढ़ना क्या है, जानना क्या है, इसलिए हम लोग अभी से बात कर रहे हैं कि ह्यूमन में अगर मेल की बात करें तो मेल के बॉडी में एक पार्ट होता है, एक ऑर्गन होते हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं टेस्टिस। ठीक उसी तरह अगर हम लोग बात करें फीमेल के बॉडी में, तो फीमेल के बॉडी में ठीक जिस तरह मेल के बॉडी में टेस्टिस होता है, उसी तरह अगर बात करें तो फीमेल के बॉडी में ओवरी प्रेजेंट होता है। इस टेस्टिस को हम लोग ऑल्सो नोन एज मेल गोनैड, इसको हम लोग मेल गोनैड भी कहते हैं। और ठीक चूंकि ये गोनैड है, अगर मेल गोनैड है, मेल में प्रेजेंट है टेस्टिस, इसलिए मेल गोनैड, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फीमेल गोनैड। ओवरी को हम लोग क्या कह सकते हैं, फीमेल गोनैड। दैट मीन्स मेल गोनैड प्रेजेंस कहाँ है, मेल इंडिविजुअल में, और फीमेल गोनैड प्रेजेंस कहाँ है, फीमेल इंडिविजुअल में। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि ये टेस्टिस क्यों बता रहे हैं भाई। तो टेस्टिस एक ऐसा ऑर्गन है मेल में जो प्रोड्यूस करता है एक यूनिसेलुलर सेल जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्म। ठीक उसी तरह ओवरी जो है वो प्रोड्यूस करता है एक यूनिसेलुलर सेल जिसको हम लोग कहते हैं ओवा। टेस्टिस प्रोड्यूस किया, या कहिए कि टेस्टिस के भीतर बन रहा है क्या, स्पर्म। ओवरी के भीतर बन रहा है ओवम। ठीक, अगर बात करें स्पर्म तो लुक लाइक, आप इस तरह स्पर्म को सामान्य तौर पर बना सकते हैं, और ओवा जो होता है स्फेरिकल होता है, गोल, लगभग गोल होता है। तो मान लेते हैं कि ये है स्पर्म और ये है ओवम। अब हम लोग जानते हैं कि अगर बात करें तो मेल और फीमेल, यानी मेल स्पर्म और फीमेल ओवा, इन दोनों के फ्यूजन के फलस्वरूप ही, जो हम लोग अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो इन दोनों के फ्यूजन के को ही हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में जानते हैं, या कह सकते हैं मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो चूंकि ह्यूमन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसमें फ्यूजन होगा, या कह सकते हैं मिलना होगा किसका, मेल स्पर्म्स का और ओवम का। तो हम लोग देखते हैं कि ये स्पर्म और ओवा कंबाइन करता है, और जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है मेल और फीमेल गैमीट के, या कहिए मेल या कहिए स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से जो हम लोगों को लास्टली स्ट्रक्चर जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट। यानी स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से जो हम लोगों को स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, या कहिए उन दोनों सेल के मिलने से जो सेल हम लोगों के पास उन दोनों स्पर्म और ओवा के मिलने से जो सेल बनता है, उस सेल को हम लोग कहते हैं जाइगोट। अब ये आती है बात दिमाग में आती है कि ठीक है सर, कि स्पर्म एक सेल है और ओवम एक सेल है, दोनों एक सेल है, दोनों सेल एक जगह कंबाइन हुआ है तो दो सेल हो गया। तो दो सेल जाइगोट टू सेल्ड स्ट्रक्चर है कि सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, हम लोग बात करते हैं इस पर।
जाइगोट जो है वो सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है। अब कैसे सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, हम लोग इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो स्पर्म है वो स्पर्म है, ये जो स्पर्म है इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या जो होती है 23, और ठीक उसी तरह ओवा जो होती है उसमें भी क्रोमोसोम्स की संख्या 23। जबकि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है 46। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि स्पर्म में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी बताई जा रही है, स्पर्म में 23 और ओवम में 23 यानी 46। यानी हम लोग को दिख रहा है कि स्पर्म और ओवम दोनों में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है, आधी है। ठीक, तो ये आधी कैसे हुई, कोई तो प्रोसेस होगा या कोई तो रीजन होगा जिसके कारण क्रोमोसोम्स की संख्या स्पर्म में और ओवम में 50% यानी आधी हो गई है। ये जो प्रोसेस है, स्पर्म जो हाफ हो रहा है, ये जो प्रोसेस है वो आपके सेल डिवीजन जो होता है, जैसा आप जानते हैं सेल डिवीजन 3 तरह के सेल डिवीजन है, माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। तो मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है, मियोसिस डिवीजन जो होता है, मियोसिस डिवीजन में ही हम लोग जानते हैं कि जो सेल्स होते हैं वो उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं मानव में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं। तो मियोसिस सेल डिवीजन के दौरान ये 46 जो मियोसिस सेल डिवीजन में जो सेल बनेंगे, लास्टली जो सेल बनेंगे उसमें 46 अगर ह्यूमन में है तो लास्टली जो सेल बनेगा उसमें कितना क्रोमोसोम्स रहेगा 23 यानी हाफ। यानी मियोसिस सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है। तो ये नहीं समझना है कि हाँ चलो आधी हो जाती है यानी मियोसिस डिवीजन हुआ तो क्रोमोसोम्स की संख्या 23 हो गई या 23 होती है, नहीं। जो भी इंडिविजुअल है, हर एक इंडिविजुअल अदर एनिमल्स है तो उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या अलग अलग होती है। जैसे मानव में अगर 46 है, अदर एनिमल में अदर दूसरा क्रोमोसोम्स का नंबर हो सकता है। तो जितना क्रोमोसोम्स का नंबर उन जीव में है उसकी आधी हो जाएगी। मान लेते हैं किसी जीव का क्रोमोसोम संख्या 10 है, तो अगर मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो उसमें मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो जाएगी, आधी। यानी उसके जो गैमीट्स होंगे, उसके जो स्पर्म होंगे, उसके जो ओवम होंगे उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी, ओनली 5। रहे थे यहाँ जाइगोट, ये जो स्पर्म और ओवा के मिलने के फलस्वरूप जो हम लोगों के पास स्ट्रक्चर बना है, जो स्ट्रक्चर हम लोगों के पास है वो अभी क्या है, जाइगोट। अब हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं और यहाँ जाइगोट जो बनाए हैं इस जाइगोट को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, दिख नहीं रहा है आपको, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर हम लोगों के पास अभी है वो क्या है, जाइगोट। और ये जाइगोट कैसे बना है हम लोग जान रहे हैं, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से। ठीक, यानी अब जो ये जाइगोट बना है वो इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी, इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होगी वो होगी 46। 46 क्यों होगी भाई, हम लोग जान रहे हैं कि स्पर्म अगर बात करें स्पर्म तो ये 23 लेके आया होगा, अगर ओवम बात करें तो ये 23 क्रोमोसोम्स लेके आया होगा, और ये दोनों मिला है तो 23 कितना हो जाएगा 46। तो यानी ये जो जाइगोट बना उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी 46। ठीक, और ये जाइगोट कैसे बना तो हम लोग जान रहे हैं, कह सकते हैं दैट इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड
एंड ओवम, यानी ओवम और स्पर्म के फ्यूजन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है।